आईपीसी में आज हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आईपीसी क्या थी, कैसे आई। समराइज एक छोटा सा वीडियो में लूंगी उसे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं कि पीनल कोड जो हमारा है उसकी क्यों आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी, वो हमारे किस इंटरेस्ट को सिक्योरिटी देता है या किन चीजों को सेफगार्ड करता है। साथ ही हम बात करेंगे कि इंडियन पीनल कोड में कैसे चैप्टराइजेशन किया गया है, कैसे इसको डिवाइड किया गया है और क्या वो इम्पोर्टेंट चैप्टर और सेक्शंस हैं। लेट्स वी स्टार्ट। तो 1860 से पहले ब्रिटिश भारत में क्रिमिनल न्याय प्रशासन जो था वो एक समान नहीं था और न ही संतोषजनक स्थिति में था। प्रेसिडेंसी स्टेट्स जो होते थे, जिसमें बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता आते हैं, इनमें कॉमन लॉज प्रचलित थे। कॉमन लॉ जो ब्रिटेन लॉ थे, इंग्लिश लॉ थे, और अदर्स क्षेत्र जो थे, एरिया थे, जिसे मुंसिफ क्षेत्र कहा जाता था, वहां पे जो पैनल चला करता था वो हिंदू तथा मुस्लिम के पर्सनल लॉ से फिट हुआ करता था। 1833 में जब फर्स्ट चार्टर आया था लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, जिसे कि 1834 में कंपोज किया गया था, गठित की गई थी, और इसने अपनी पहली रिपोर्ट जो दी थी वो 1837 में दिया था। लेकिन 1837 में जब ये काम पूरा हुआ तो उसके बीच में 37 से लेकर 1850 के बीच इसको जो है कई प्रोसेस से गुजरा। उसमें बर्नार्ड पिकॉक, सर W.J. कार्विने तथा कुछ अन्य लोगों ने इसकी समीक्षा की और अंत में 1850 में इसका निर्माण पूरा हुआ। 1856 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके समक्ष इसको दोबारा रखा गया था। 6 अक्टूबर 1860 को यह एक्ट पारित हुआ और 1 जनवरी 1862 से ये इन्फोर्समेंट में आ गई थी। तो हमारी आईपीसी जो है वो ब्रिटिशर्स के समय में दी गई है और हम उसी आईपीसी को आज भी लेके चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नाम जो मैंने लिया बार्न्स पिकॉक साहब का, जो कि 1952 में लॉ मेंबर बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिनके समक्ष विधि की सारी रिपोर्ट्स आती है और ये इसको लेके चलते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि फोर्ट विलियम उस समय सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था, सुप्रीम कोर्ट। बार्न्स पिकॉक महोदय उस समय फोर्ट विलियम के लास्ट चीफ जस्टिस हुए, क्योंकि 1 जुलाई 1862 से हमारे यहाँ कलकत्ता में हाई कोर्ट का निर्माण किया गया और ये पहले चीफ जस्टिस बनाए गए कलकत्ता हाई कोर्ट के। दूसरी चीज, तो क्वेश्चन आता है कि जिस समय आईपीसी बनी उस समय इसको किसकी कंसेंट मिली थी। जैसे आज कोई भी बिल आता है तो उसे प्रेसिडेंट की कंसेंट दी जाती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिसने आईपीसी को कंसेंट दी थी, जिसके साइन होने के बाद आईपीसी इन्फोर्स हुई थी, वो था लॉर्ड कैनिंग। हमेशा ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल का पद या वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग ही कहे थे, और आईपीसी को जो मंजूरी या एसेंट दी थी वो इन्होंने ही दी थी। ठीक है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद आईपीसी संपूर्ण भारत पर अप्लाई की गई, जितने भी ब्रिटिशर्स के अंडर में आए थे, लेकिन चलती रही। 1932 में आकर के 1919 तक हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आरपीसी रैनवीन पीनल कोड चलता रहा। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को हमने रीऑर्गेनाइजेशन बिल के द्वारा अब इस 370 वाले आर्टिकल को, जिससे उसे एक स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलता था, रिपील कर दिया गया और 5 अगस्त 2019 को वहां से आरपीसी रिपील कर दी गई है और 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू होगी, और इट मीन्स ये लागू हो चुकी है। और 1932 से पहले आरपीसी चलती थी। 1932 से 1990 तक वहां पे जो ये चलता रहा उसको रिपील किया गया है 5 अगस्त 2019 में। ठीक है।
डिग्री के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और ये कई बार पूछा जा चुका है, जो मैं आपको नॉलेज दूंगी। बहुत सारे आप चैनल्स देखेंगे जिसमें आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन से देश हैं आज जहां आईपीसी आज भी अपने उसी रूप में फॉर्मुलेट होती है या उनका प्रयोग किया जा रहा है अदर्स नाम के साथ। तो वो बहुत सारे नाम हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंग्लिश लॉज और मुस्लिम लॉज दोनों चलाए जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स अपने पर्सनल लॉ से भी गवर्न होते हैं और इंग्लिश लॉ, क्योंकि आईपीसी जो है जब बनाई गई थी तो हिंदूज भी, मुस्लिम जो कंट्रीज थे वो हमारे साथ थे। तो कुछ हद तक बांग्लादेश में, म्यांमार जिसे आज हम बर्मा के नाम से जानते हैं, कुछ मलय के जो पठार थे जिसे हम मालिक प्रायद्वीप या कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं, उसमें मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, बुरनेई, ये ऐसे देश हैं जहां आज भी आईपीसी अप्लाई की जाती है अपने फॉर्म में। उनका नाम बदला जा सकता है या बदला हुआ है, लेकिन जो फॉर्मुलेशन है, जो क्राइटेरिया है, जो अंदर का कंटेंट है, वो आज भी आईपीसी ही है। भारत के अलावा आईपीसी और कहाँ कहाँ लागू होती है या प्रयोग होती है, तो वो ये सारे देश है जहां आज भी आईपीसी किसी न किसी रूप में अप्लाई हो रही है। अब हम बात करते हैं कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड जो है उसमें टोटल 511 सेक्शंस हैं, 23 चैप्टर्स हैं। ध्यान रखिएगा, आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है, सीआरपीसी इसका प्रोसीजर लॉ है। हमने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने कह सकते हैं कि अगर आपने पीनल कोड में कोई एक्ट किया, कोई गलत कार्य किया, तो उसकी क्या सजा है, क्या प्रावधान है, वो आपको हमारी दंड विधि बताती है। लेकिन वो दंड या वो प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, इसके लिए हमें दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को देखना पड़ता है। तो जो प्रक्रिया है वो आपकी सीआरपीसी को बताती है। आईपीसी को हमने दो भागों में बांटा है अपनी सुविधा के लिए। फर्स्ट, जनरल प्रिंसिपल्स, सेक्शन 1 to 5 मीन्स 1 से लेकर के 5 चैप्टर, जिसको हमने रखा है जनरल प्रिंसिपल्स में, और साथ ही चैप्टर 23 यानी 1 to 5 एंड 23 ये जनरल प्रिंसिपल्स में आते हैं, और चैप्टर 6 to 22 ये स्पेसिफिक क्राइम में आते हैं। यानी टोटल हमें 17 पढ़ना है, क्योंकि 1 to 5 जो है चैप्टर वो तो जनरल प्रिंसिपल्स हैं और चैप्टर 23, लेकिन जो 6 to 22 है वो टोटल 17 चैप्टर्स हैं। इसमें वो स्पेशल क्राइम है जिसे स्टेट हमारे लिए या हमारे अगेंस्ट अगर कुछ होता है तो वो प्रोटेक्शन की बात करता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल लॉ है, सिर्फ एक बार अगर आप समझना शुरू करेंगे तो आपको इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो आप एक बात सोचिए कि आईपीसी क्यों इनेक्ट किया गया, ये क्यों इन्फोर्स में आई, वो क्या प्रोटेक्ट थे या वो क्या इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट थे जिनको हमें सिक्योर किया गया। तो अगर आप थोड़ा भी सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसको इनेक्ट करने का मतलब ही था कि हमारे इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, उनको प्रोटेक्ट करना, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट को, हमारे पर्सनल जो कह सकते हैं कंट्री, जो हमारी पर्सनल कंट्री है, हमारे देश को सिक्योर करना, पब्लिक रॉन्ग अगर कुछ हो रहा हो उसको रोकना, यानी पब्लिक रॉन्ग किसके अगेंस्ट हो सकता है, हमारे इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट हो सकता है, सोसाइटी के अगेंस्ट हो सकता है, कंट्री के अगेंस्ट हो सकता है। तो इन सब को प्रोटेक्ट करना किसके अगेंस्ट, पब्लिक रॉन्ग के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना ही स्टेट का काम था, और स्टेट ने ये सिक्योरिटी ली। लेकिन एक बात बताइए, स्टेट ने ये सिक्योरिटी क्यों ली? स्टेट ने हमें इसलिए सिक्योरिटी दी क्योंकि हम स्टेट के सब्जेक्ट है, कि राज्य का जो तत्व है वो हम हैं, फैक्टम सब्जेक्ट्स यूनिवर्स।
राज्य आपको तब दायित्व लेता है, उसे ये पता है कि हमें राज्य के प्रत्येक रहने वाले सदस्य को एक इम्प्लाइड विविक्षित समझौता माना जाता है, जो आपके सभी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। सिर्फ भारत में ही नहीं करेगी, वो आपको भारत के बाहर भी करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ही उसका अस्तित्व होता है। तो राज्य का ये दायित्व है कि वो अपने यहाँ रहने वालों की सभी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो उसके किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट हो, उसके प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट हो, उसके बॉडी से संबंधित इंटरेस्ट हो, उसके रेपुटेशन से संबंधित इंटरेस्ट हो, वेरियस इंटरेस्ट, उसके मैरिज रिलेशंस में, यानी कि एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल्स के वो सभी प्रकार के इंटरेस्ट जो कि एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, सोसाइटी से संबंधित, स्टेट से संबंधित, राज्य, समाज, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उन सभी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना राज्य का दायित्व है। अब आगे हम जो कंटिन्यू करेंगे वो आईपीसी कैसे कैसे किन किन सेक्शंस में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनमें जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आईपीसी में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए गए हैं उन पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से 100% बनता है, जो कि आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और दूसरा डेफिनेशन, परिभाषा। मोस्टली हम लोग इन्हें छोड़ते हैं, लेकिन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखेंगे कि इससे मोस्ट ऑफ 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर बनते हैं। We have take the first definition of according to Bentham. Offences are whatever the legislature has prohibited for good or for bad reason. It means अपराध वह है जिन्हें विधिनांग ने अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं ब्लैकस्टन की, जिन्होंने अपनी पुस्तक कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड में अपराध को डिफाइन किया है, निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोक अपराध कहलाता है। An act committed or omitted in violation of a public law, either forbidding or commanding it. Next, according to Stephen, विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है। According to Stephen, crime is an act forbidden by law and which is at the same time revolting to the moral sentiments of the society. According to Kenny, अनुशास्त्री, इन्होंने कहा कि अपराध ऐसे दोष हैं जिसमें सैंक्शन यानी अनुशास्त्री दंडात्मक होती है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि क्षम्य है तो वह केवल सम्राट के द्वारा। तो अगर इन सभी डेफिनेशंस को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सब में कहीं न कहीं कुछ पॉजिटिव, कुछ रॉन्ग्स, कुछ ऐसे एक्ट या ओमिशन जिन्हें हम करें या ना करें, लेकिन जो सोसाइटी के लिए लोक नीति के विरुद्ध हो, मोरालिटी के विरुद्ध हो, उनको लॉ मानना है। लेकिन इन सभी डेफिनेशंस में कुछ न कुछ कमियां रही हैं। तो अगर हम ये चीज लेके चले तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम बात करें कि ये सारे के सारे जो भी डेफिनेशंस हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कमियों के साथ हैं, कहीं किसी चीज को, कहीं किसी चीज को, लेकिन अगर इन सबको हम कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, तो 3 एलिमेंट्स लक्षण निकल के आते हैं कि वास्तव में अपराध क्या है और उससे किस तरह से प्रिवेंट करने के लिए प्रोसीजर या चीजें अपनाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि किसी मनुष्य के असामाजिक कार्य द्वारा क्षति पहुंचना, इसे शासन रोकने को इच्छुक है। दूसरा, शासन द्वारा किए गए निरोधक उपाय जो दंड या दंड की धमकी के रूप में होते हैं। और तीसरी चीज जो निकल के आती है वो ये है कि विधिक कार्यवाही, लीगल प्रोसीडिंग, जिसमें जो अक्यूज्ड है उसके अपराध को डिसाइड किया जाता है या निश्चित किया जाता है। और ये विशिष्ट प्रकार की होती हैं जिसमें
आप कुछ एविडेंस और रूल्स रेगुलेशंस और उन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो ये 3 लक्षण जो हैं वो वास्तव में हैं जिनको लेकर के हम किसी क्राइम के बारे में या उनके प्रोसीजर के बारे में सोच सकते हैं। सो स्टे होम, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।